नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि मार्केट करेक्शन के टाइम पे या फिर जब मार्केट में कोई क्रैश आता है तो आपके पोर्टफोलियो के बहुत ही अच्छी तरह से ये मैनेज करके रखता है। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो या फिर आप लोग किसी ऐसे फंड के बारे में देख रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस फंड के पास्ट के रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो इसका बेंचमार्क है उसके बारे में बताऊंगा, किस तरह से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है। साथ ही साथ मैं इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इसके अंदर निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आपको ये कितना रिटर्न्स बना करके दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह की म्यूचुअल फंड की रिव्यूज लेकर के आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 29 अप्रैल 2014 को और इसका फंड साइज है 12,563 करोड़ का। एनएवी है इसकी 70 रुपए 45 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसकी होल्डिंग्स है 15 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.87% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इस फंड में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे इस फंड की स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपने जान ली है इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब मैं बात करता हूं इसके बेंचमार्क के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टीआरआई, और अगर मैं इसको आपकी चार्ट के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इस फंड ने 2014 से अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। वहीं मैं अगर इसके एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक साल में इसने बना करके दिए हैं 46.49% के रिटर्न्स, 2 साल में इसने बनाए हैं 39.19% के रिटर्न्स, 3 साल में इसने बना करके दिए हैं 23.82% के रिटर्न्स, 5 साल में इसने बनाए हैं 19.71% के रिटर्न्स, 10 साल में इसने बनाए हैं 16.36% के रिटर्न्स, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके इसने अभी तक बना करके दिए हैं 20.05% के रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, इसने जो अपने रिटर्न्स बना करके दिए हैं पास्ट हिस्ट्री में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी शानदार रिटर्न्स हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका पोर्टफोलियो अगर आपको 15 से 18% के बीच में रिटर्न्स देता है तो ये काफी अच्छा रिटर्न्स माना जाता है। और कोई भी निवेशक जो भी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आया है उसको अपना माइंड मेकअप इसी तरह से करना चाहिए कि अगर आपको 15 से 18% के रिटर्न मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म में मार्केट से तो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एसआईपी और लमसम रिटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आज से 5 साल पहले आप इसमें एसआईपी शुरू करते 5,000 रुपए की, तो 5 साल में आप 3 लाख रुपए इसमें जमा कर देते और वो उस जमा की हुई वैल्यू आज की बन चुकी होती 5,12,942 रुपए 19.71% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और वही मैं बात करूं अगर लमसम की, तो जैसे कि आपने 5 साल में 3 लाख रुपए जमा किए हैं, अगर आप लमसम में एक ही बार में 3 लाख रुपए इसमें जमा कर देते तो उसकी वैल्यू आज की डेट में बन चुकी होती 7,37,522 रुपए 19.71% के हिसाब से। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उन टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जिनकी वजह से ये म्यूचुअल फंड इतने अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहा है। देखिए दोस्तों, जो पहला स्टॉक है वो है पॉलीकैब इंडिया, जिसमें है 10.43% का इसका इन्वेस्टमेंट। कल्याण ज्वेलर्स 9.92%, कॉफोर्ज 9.86%, ट्रेंट 5.73%, परसिस्टेंट सिस्टम 9.38%, जोमैटो लिमिटेड 8.88%, जियो फाइनेंशियल 8.47%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 8.12%, भारती एयरटेल 8.12%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 4.41%। तो दोस्तों, ये 10 ऐसे स्टॉक्स थे जो इस पोर्टफोलियो में रखे गए हैं और इन्हीं की वजह से ये फंड इतने अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहा है। चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में कि किस किस सेक्टर में इसका कितना परसेंट एलोकेशन है। देखिए, जो पहला सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी का, जिसमें इसने लगाए हैं 19.5%। फिर आता है सर्विसेज जिसमें है 18.9%। तीसरे पे आता है फाइनेंशियल 15.7%।
ऑटोमोबाइल्स 11.7%, कैपिटल गुड्स 10.6%, कंज्यूमर सेक्टर 10%, कम्युनिकेशन 8.8%, अदर सेक्टर 4.5%। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना जो इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन है वो काफी शानदार किया हुआ है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर ये डिपेंड नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ है इस चीज को। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं इसके रिस्क रेशो के बारे में कि आखिरकार ये हमें क्या बताता है। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके अल्फा की, तो इसका जो अल्फा है वो है 5.5 का, वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.58 का। देखिए दोस्तों, जो अल्फा होता है वो हमें ये बताता है कि आखिरकार ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा हमें रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने कैटेगरी एवरेज से हमें बना करके दे रहा है। नेक्स्ट आता है शार्प रेशो। अगर मैं शार्प रेशो की बात करूं तो इसका शार्प रेशो है 0.97 का, और इसी के कैटेगरी जो एवरेज है वो आ रहा है 0.68 का। देखिए, शार्प रेशो का मतलब होता है कि कितना ये रिस्क एडजस्टेड हमें रिटर्न्स बना करके दे रहा है। शार्प रेशो दोस्तों जितना ज्यादा होता है वो उस फंड के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर बीटा के बारे में, तो इसका जो बीटा है वो है 0.96 का, और वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.93 का। देखिए, जो बीटा होता है वो हमें बताता है कि इस फंड में वॉलेटिलिटी कितनी है। देखिए, यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके बिल्कुल नियर ही चल रहा है वॉलेटिलिटी के मामले में, तो ये भी बिल्कुल इसका ठीक है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग बात कर रहे थे किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, और आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में एक तो फ्लेक्सी कैप फंड जरूर होने चाहिए। क्योंकि देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि गिरती हुई मार्केट में, मार्केट क्रैश में आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके रख सकते हैं। वहीं देखिए, अगर मैं पास्ट की बताऊं तो ऐसा देखा गया है कि जैसे कि एक्सिस के पहले म्यूचुअल फंड काफी अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद रिसेंट में जो है क्वांट के म्यूचुअल फंड काफी अच्छा काम कर रहे थे, और एज ऑफ नाउ अभी जो मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है इसके फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि आने वाले सालों में मोतीलाल ओसवाल के जो फंड्स हैं वो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको बना करके दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जिस्टिंग इसके इन्वेस्टर हैं जो कि ऑलरेडी इसके अंदर निवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है कि आप इसमें से स्विच करें या फिर किसी और फंड के अंदर जाएं। अगर आप लोग एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अभी नए नए मार्केट में आए हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और फ्लेक्सी कैप फंड को ढूंढ रहे हैं, तो आप इसकी तरफ एक बार जरूर देख सकते हैं, अपनी रिसर्च इसके अंदर जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये अच्छे खासे रिटर्न्स आपको बना करके दे सकता है। रही बात उन निवेशकों की कि किस तरह के निवेशक इसके अंदर निवेश ना करें, तो देखिए, ये मैं सजेशन किसी को भी नहीं दूंगा कि आप लोग किसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर निवेश ना करें। हो सके तो आप चाहे इसके अंदर ना करें, किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें, बट आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड होना बेहद जरूरी है, और ये आपको समझना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत क्लियर समझ में आई होगी, मेरा मैसेज आपको क्लियर पहुंचा होगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए थे, थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है इस वीडियो ने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।